गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भाग 4। ठीक है, इसमें हमने इसके पहले पढ़ लिया था ऊर्जा के बारे में, सूर्य के बारे में भी। इसके बाद हम पढ़ते हैं आज पवन। इसे हम वायु भी कहते हैं, हम वायु भी कहते हैं, यानी बहने वाली हवा को भी हम पवन कहते हैं, या बहने वाली हवा को हम पवन कहते हैं, या इसमें जो विद्यमान ऊर्जा होती है उसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। इसे हम गतिज ऊर्जा भी कहते हैं, गतिज ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम कह सकते हैं बहती हुई हवा क्या है, गतिज ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसलिए इसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद इसमें आता है कि पवन ऊर्जा से हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी पवन ऊर्जा से फायदा क्या है। जैसे नाव चलाना, जिधर हवा चल रही है उसी दिशा में अगर हम नाव चलाएं तो हमें नाव चलाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद दूसरा है पवन चक्की चलाने में। इसके बाद है तीसरा है जल पंप चलाने के लिए। जैसे ज़मीन से पानी निकालना है तो हम पवन ऊर्जा का उपयोग करके हम ज़मीन से पानी निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला पढ़ते हैं हम जल। ठीक है, जल का हम रासायनिक सूत्र जानते हैं तो H2O होता है। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर जल बनाते हैं। ठीक, जब ये रासायनिक अभिक्रिया में संयोग करते हैं तब क्या बनता है, हमारा जल बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल के बहुत से प्रमुख स्रोत हैं, जल के स्रोत बहुत से हैं। जैसे हम कह सकते हैं क्या, झील, नदी, तालाब, महासागर, अनेक क्या है जल के स्रोत हैं। अब जब हम कह सकते हैं जल के स्रोत है, जल क्या है, गतिज ऊर्जा। जल गतिज ऊर्जा में भी पाया जाता है और स्थितिज ऊर्जा में भी पाया जाता है। स्थितिज ऊर्जा में भी पाया जाता है। जैसे हम गतिज ऊर्जा कह सकते हैं कि अगर जल जब बह रहा है तो हम उसे गतिज ऊर्जा कह सकते हैं। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं बहती हुई जल में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। जब हमारा जल तालाब में स्थिर होता है तब हम यह कह सकते हैं कि तालाब में स्थित जल स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आता है। अब जल क्या है हमारा, ठीक, जल में अनेक प्रकार के ऊर्जा विद्यमान होते हैं। ठीक है, यानी हम जल से अनेक प्रकार की ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जल द्वारा हम विद्युत भी उत्पन्न करते हैं। जल द्वारा हम विद्युत उत्पन्न करते हैं विद्युत संयंत्रों द्वारा, यानी विद्युत युक्ति द्वारा हम जल से विद्युत उत्पन्न करते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की इस शक्ति को या विद्युत उत्पन्न करने की इस क्रिया को विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, ठीक है, ज्वार भाटा अक्सर समुद्र में ही आता है, समुद्र में ही पाया जाता है। ये ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है समुद्र में ही होता है। ज्वार हम उसे कहते हैं जब जल ऊपर उठता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं, और जल के नीचे गिरने की क्रिया को हम भाटा कहते हैं। और ये ज्वार भाटा समुद्र में कब और कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में जानते हैं। ज्वार और भाटा समुद्र में कब आता है, अक्सर दिन में भी आता है, रात में भी आता है। तो ज्वार भाटा जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जब अधिक बल लगाता है तब क्या होता है, ज्वार भाटा समुद्र में उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा जब उत्पन्न होता है, उठना और नीचे गिरने का अंतर जो पर्याप्त हो तो उसका बहाव क्या होता है, तेजी से होता है, जिसके कारण हमारा विद्युत उत्पन्न करने या विद्युत बनाने में काफ़ी सहायता मिलती है। इसके बाद अगला पढ़ते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा के बारे में समझे तो हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, इसमें अनेक प्रकार के लावा जो तरल अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, लावा के संपर्क में जल आने से जल जो है भाप के रूप में, यानी लावा के संपर्क में आने से जल भी क्या होता है, गर्म हो जाता है, जिससे यह भाप बन के उड़ने लगता है और उबलने भी लगता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं,
भूतापीय ऊर्जा। इसकी इस ऊर्जा को विद्यमान, जब ये ऊर्जा निकलती है तब इसका उपयोग हम विद्युत बनाने के लिए भी करते हैं, विद्युत बनाने के लिए भी करते हैं, बनाने के लिए करते हैं। तो जब ये लावा के संपर्क में हमारा जब जल आता है तब ये जल क्या करता है, भाप के रूप में, फव्वारा के रूप, भाप बनता है, उसके बाद फव्वारा के रूप में उड़ने लगता है और ये उबलता भी है। जब ये तब लावा के संपर्क में आते हैं तब ये उबलने भी लगता है। इसके इस उबालने की क्रिया द्वारा हम इसमें विद्युत उत्पन्न कर लेते हैं। इसके बाद अगला पढ़ते हैं जीवमास। ठीक है, इसे हम बायोमास भी कहते हैं इंग्लिश में। जीवमास से तात्पर्य यह है कि हजारों करोड़ों वर्ष जब पृथ्वी के अंदर सजीव और पेड़ पौधे जब दब जाते हैं, ठीक है, सजीव या पेड़ पौधे जब दब जाते हैं तब उससे जो पदार्थ बनता है और रासायनिक अभिक्रिया करके सूखा बना लेता है। कहीं एलपीजी गैस भी बनाता है और सूखा भी बनाता है। इसके द्वारा जो ऊर्जा निकलती है, इस बायोमास द्वारा जो ऊर्जा निकलती है उसे हम विद्युत बनाते हैं, ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और एलपीजी गैस जो होता है उसका भी, एलपीजी गैस यानी गैस जो होता है उसको भी हम खाना पकाने के रूप में करते हैं। और पेट्रोलियम जो पाया जाते हैं उसको हम गाड़ी, वाहनों को चलाने के लिए भी करते हैं। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। पेन कापी लेके बैठ के नोट कर लीजिएगा, ऐसे सुनने से नहीं आएगा आपको। नाभिकीय अभिक्रिया में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसे ऊर्जा के रूप में 2 भागों में बांटा गया है। नाभिकीय अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जुड़ाव। जब 2 छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, जब 2 छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं सूर्य को। सूर्य क्या है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, सबसे बड़ा भी स्रोत है, ठीक है। इसमें अनेक छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक, एक बड़ा गोला बनाया है जो सूर्य कहलाता है, ठीक। इसके बाद दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है टूटना। नाभिकीय विखंडन का परिभाषा समझे। जब नाभिकीय अभिक्रिया होता है तब बड़ा नाभिक टूटकर 2 छोटे छोटे नाभिकों में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं परमाणु बम या परमाणु ऊर्जा भी कह सकते हैं, ठीक। परमाणु ऊर्जा कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, 2 बड़ा नाभिक मिलकर 2 छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाते हैं, जिसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में परमाणु ऊर्जा या परमाणु बम भी कह सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।